हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को अच्छे से समझ चुके हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्चक्र का अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, नर्क से, अमर्त्य सेन से। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ये आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख लीजिए, फिर आके मॉक दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्क से, सी, नर्क से। निर्धनता का यानी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया था, और इसका मैंने जो है ग्राफ बना करके दिखाया था, जो कैसे जो है ये काम करता है। तो वो आप वहाँ पे अगर अच्छे से उस क्लास को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छे से जो गरीबी कब समाप्त होगी अपने इंडिया में। तो ये अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रेगनर नर्कसे। क्या नाम था? रेगनर नर्कसे। तो ये नर्कसे जो है इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा। और इस अवधारणा के अनुसार ये बताया गया था जो जितने भी अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं यानी यूडीसीज, अल्प विकसित देश की निर्धनता के लिए उत्तरदायी अनेक कारक एक चक्र से फंसे रहते हैं, और ये कारक जो है परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जिनसे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, और इसलिए जो है वह देश निर्धन बना हुआ है। तो ये सिद्धांत जो है नर्कसे साहब ने, अर्थशास्त्री से जिसने दिए थे, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा नर्कसे महोदय ने दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपको बताया था मैंने, एचडीआई और एमपीआई के बारे में चर्चा कर दिया हूं अच्छे से। तो भारत में जो बहुआयामी प्रकृति की निर्धनता है, भारत में बहुआयामी प्रकृति की निर्धनता है, कोई एक चीज से निर्धनता नहीं हो गया है, और जो विभिन्न कारकों की अतिक्रिया से उत्पन्न होती है। भारत में निर्धनता की प्रवृत्ति मापने के लिए जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, और इसका कारण भी है क्योंकि इसमें शिक्षा, इसमें जो है एमपीआई में शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह जैसे मुख्य आयाम के अंतर्गत अनेक उप आयामों को भी अध्ययन किया जाता है, इसलिए जो है ये उपयुक्त है। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है, दूसरा है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, तीसरा है मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, और चौथा है ब्याज दर बढ़ती है। इसका आंसर गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले एक चीज आपको सोचना चाहिए, जो बेरोजगारी के अर्थ के बारे में मैंने बताया था आपको, जो बेरोजगारी क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि व्यक्ति में रोजगार करने की इच्छा और क्षमता होते हुए भी उसे रोजगार का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, और यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है तो लोगों की आय में कमी होती है, और जिसकी वजह से लोग गरीबी रेखा से कुछ ही ऊपर हैं, वे इस रेखा के नीचे चले जाते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या धीरे धीरे क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, बीपीएल की संख्या, समझ रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है, कौन सी बेरोजगारी है? टाइप ऑफ बेरोजगारी, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ा चुके हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन
प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन चक्रीय, तीसरा ऑप्शन संघर्ष संबंधी और चौथा ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भारत में जो है कौन सी अधिकांशतः जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको यह चीज मालूम होना चाहिए, जो भारत जो है ना एक विकासशील देश है। भारत कौन सा कैसा देश है भाई? भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश है। विकासशील और विकसित के बारे में बता चुका हूं। और विकासशील देश की अर्थव्यवस्था में जो है ना लगातार संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है और न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाने के कारण, नए प्रकार के उद्योगों के आने के कारण यहां जो है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रतिशत जो है अधिक हो रहा है। तो भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंडस्ट्रियल साइकिल और संघर्ष संबंधी ये सब आप देख चुके हैं ना, घर्षणात्मक। नेक्स्ट, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको बता चुके हैं। इसका ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के संलग्न होने से। तो आंसर तो आपको मालूम ही है, डी। मैंने बताया था छिपी बेरोजगारी या इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और आपको बताए थे जो किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना ही जो है छिपी बेरोजगारी, क्योंकि दिखता नहीं है भाई। यानी उस कार्य में कुछ व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुल उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस स्थिति में लोग रोजगार में लगे हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में बेरोजगार होते हैं। चलो यार नहीं काम है, चलो मैं भी हेल्प कर देता हूँ, इस टाइप का रहता है। क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता जो है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये जो होता है ना ये जीरो होता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होता है उन लोगों की। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी जो है किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सामान्य प्रमुख स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू मासिक स्तर, चालू दैनिक स्तर। क्वेश्चन में क्या कहा है? जो भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चालू मासिक स्तर नहीं लाई जाती। ये तीनों तो लाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं एनएसएसओ के बारे में। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। और इसके द्वारा जो है भारत में बेरोजगारी मापन के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। कौन से 3 विधि का? और ये जो 3 विधियां का जो प्रयोग किया गया है ना, इसमें कौन कौन सा विधि था आपको सारा चीज पता है। यही तीनों है, सामान्य प्रमुख स्तर और चालू साप्ताहिक स्तर और चालू दैनिक स्तर। चालू सामान्य प्रमुख स्तर में होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में, यदि पिछले वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते भी अधिकांश समय कार्य नहीं करता है, तो ये सामान्य प्रमुख स्तर। और अगर कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी सप्ताह के किसी एक दिन, सप्ताह के किसी एक दिन में जो है, एक दिन में 1 घंटे भी रोजगार में संलग्न नहीं रहा तो वह बेरोजगार माना जाएगा। तो ये किस स्तर पे बताया जाता है? चालू साप्ताहिक स्तर पे। और चालू दैनिक स्तर में, यदि कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छित होते हुए भी एक दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं करता है, यानी 1 आवर भी अगर नहीं करता है ना, तो वह बेरोजगार माना जाएगा। लेकिन कौन सा? चालू दैनिक स्तर पर। चालू साप्ताहिक स्तर पर यानी 1 घंटे भी रोजगार में संलग्न नहीं रहा तो चालू साप्ताहिक स्तर पर हो गया बेरोजगार।
और यदि पिछले वर्ष में कोई व्यक्ति रोजगार के लिए उपलब्ध और इच्छुक होते हुए भी अधिकांश समय कार्य नहीं करता है, कुछ समय कर लेता है, अधिकांश समय अगर नहीं करता है तो वो प्रमुख स्तर होता है, यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस उसको बोलते हैं, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेरोजगारी और निर्धनता से संबंधित जो है क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद। आंसर दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय का योग जो है वो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए भाई साहब। इसका आंसर हो जाएगा जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि आपको मालूम है जो सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद एवं विदेशों से अर्जित शुद्ध कारक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ये चीज पढ़ चुके हैं। इसका आशय एक फाइनेंशियल ईयर से होता है, यानी एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। यानी आपको ये चीज बताए होंगे, इसका फार्मूला क्या, जो जीएनपी बराबर जो होता है वो होता है जीडीपी प्लस, हालांकि मैंने प्लस माइनस भी लिखा था, एक्स माइनस एम। याद होगा आपको, एक्स जहां पे क्या था, एक्स नागरिकों द्वारा विदेशों में जो धन अर्जित किया जाता है, और एम जो होता है विदेशियों द्वारा हमारे देश में जो अर्जित धन किया जाता है, उसको माइनस कर देते हैं, ये जीएनपी निकलता है। क्लियर बात? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस माइनस एक्स माइनस एम, क्योंकि ये हो सकता है ना भाई, माइनस में भी तो हो सकता है, प्लस में भी तो हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है, पहला ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, दूसरा ऑप्शन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, तीसरा ऑप्शन शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, चौथा ऑप्शन शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर। अब आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, जो राष्ट्रीय आय की गणना का जो सबसे उपयुक्त विधि जो है वो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि आपको बताए थे जो एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट, राष्ट्रीय आय जो है, नेशनल इनकम जो है, यही है कारक लागत पर एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात करने के लिए जो है जीएनपी में से मूलह्रास को जो है, मूलह्रास और क्या बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। यानी हम अगर बोले इसको फॉर्मूला पे लिखे तो एनएनपी एफसी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास, और इसमें किसको ऐड कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर को, अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या है, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर। क्लियर बात? ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन है व्यय विधि से, उत्पादन विधि से, आय विधि से, उपयुक्त सभी से। तो आपको तो बता ही चुके हैं, जो आंसर तो हो जाएगा उपयुक्त सभी से, क्योंकि व्यय विधि से, एक्सपेंडिचर मेथड से राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर की जाती है, उत्पाद के मांग पक्ष को ध्यान में रख के की जाती है। वहीं उत्पादन, या इसको मूल्यवर्धित विधि भी बोलते हैं, जी ये याद होगा। तो इसमें जो है ना उत्पादित वस्तु और सेवाओं के वार्षिक मूल्य के माध्यम से निकाला जाता है, वार्षिक मूल्य के माध्यम से। वहीं आय विधि की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों और व्यावसायिक उपक्रमों की जो शुद्ध मौद्रिक आय होता है, शुद्ध
शुद्ध मौद्रिक आय के योग से संबंधित होता है, आय के योग के माध्यम से ज्ञात की जाती है। तो यानी तीनों से हम ज्ञात करते हैं। एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती है वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो तीनों हो जाएगा, व्यय विधि से भी कर सकते हैं, उत्पादन विधि से भी और आय विधि से भी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है। यानी जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन है मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, और चौथा ऑप्शन है कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो इसका आंसर तो आप यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण जो है वो कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है, कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना है। एकदम बता चुके हैं आपको ये नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। तो आशा है आप अच्छे से उस क्लास को देखे होंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के।